हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज से हम बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं और अब ये आपकी कंटिन्यू रहेंगी। आपको डेली 6 बजे इवनिंग में ये क्लास मिल जाएगी। और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए, ठीक है, सभी को कंप्लीट करेंगे। और ये आपकी जीके जीएस की क्लास है और आप जानते ही हैं जीके जीएस आपका हर लेवल पर पूछा जाता है। तो ये आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सभी लेवल पर इंपॉर्टेंट है, इक्वली आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस सभी में कॉमन है, पूछा ही जाता है। और अगर आप इसका सिलेबस उठाकर देखेंगे इतना ब्रॉड है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन्हें आप देख करके जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कल से जो भी क्लासेस आती रहेंगी आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, ये आपका बाइलिंगुअल है, ठीक है, बाइलिंगुअल आता है। ऐसे आता है, देखिए, जैसे एक पेज में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, लगभग 8 क्वेश्चन तक वो हिंदी में होंगे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके दूसरे पेज में आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन किया है, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चंस आपसे किस तरीके के पूछे गए हैं। और लास्ट में वीडियो एंड होने के बाद अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आज के इस पेपर में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, मृत जीवों के अपघटक हैं, यानी कि डिकम्पोजर, वायरस है, जीवाणु है, कवक हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, जो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, मृत जीवों के अपघटक। चलिए मैं आपको इसको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। मृत जीवों के अपघटक मीन्स क्या? इसका मतलब है डिकम्पोजर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, फंगी भी हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस को हम हिंदी में ही देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है, कौन सी है? नरम लोहा है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा नरम लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन, ठीक है। आप जानते ही हैं चुंबक और आयरन का क्या कनेक्शन है, तो ये इसी से बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी के अंदर आप किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? ये तो साइंस वाले स्टूडेंट्स भी इजीली कर सकते हैं। तो इसके अंदर करते हैं फ्रेंड्स हम पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, बर्ड्स का। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो से रिलेटेड आपसे पूछा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक, यानी कि इसरो द्वारा जो चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था वो कब किया गया था? डेट और ईयर आपसे पूछा है। अगस्त 23, 2023, या फिर 14 जुलाई 2023, या फिर 2 सितंबर 2023। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको बताना है, जो होगा आपका जुलाई 14, 2023, ठीक है। याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, वायुदाब है, केशिकत्व है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि ऑस्मोटिक दाब पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश करने का जो कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, या MgSO4 है, या CaHCO3 का होल ट्वाइस है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें परागकण कैसे होते हैं? आपके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? हल्के और चिकने होते हैं, चिपचिपे होते हैं, सूखे होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि इनमें से एक ग्लैंड ऐसी है जो अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन
और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, वो थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, अग्न्याशय है, कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, ये आपकी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हैं, फिर हिंदी में आएंगे, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था, नीदरलैंड ने जीता था, स्पेन ने जीता था, किसने जीता था? तो ये जीता था फ्रेंड्स स्पेन ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें एक्सप्लेन करने वाली तो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि जीएस का पेपर है, आप देख ही रहे हैं, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी आप खुद देखेंगे कि रिपीटेडली ये पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? किसके उपन्यास पर आधारित है आपको ये बताना है। डीन कूंज के, या फिर विलियम पीटर ब्लॉटी के, जैक केचम के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम पीटर ब्लाटी के उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इधर है राइट साइड में। केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, लगभग 53 ईयर तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बने रहे? ये आपको बताना है। चालाकुडी के, पय्यानूर के, पटाम्बी के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? इराक को, ईरान को, कुवैत को, किसको निष्कासित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान को। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, महिलाओं की स्थिति पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग है उसके द्वारा ईरान को निष्कासित कर दिया गया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखिए इंग्लिश में है और ये यहाँ पर आपको नीचे हिंदी में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी? महसा अमीनी की, हिना रब्बानी खार की, मरियम नवाज की, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा महसा अमीनी। ठीक है, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान ये जो महिला हैं महसा अमीनी, इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है? अनु मलिक है, दीपा मलिक है, शीबा मलिक है, एक से अधिक है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दीपा मलिक। नाम याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? 2 अंतरिक्ष यात्री 2 दिन के लिए भेजे जाने हैं, या 3 अंतरिक्ष यात्री 5 दिनों के लिए, या 3 अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो होगा आपका 3 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाना है 7 दिनों के लिए। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण किया था? कहाँ किया था? वाराणसी में, रामेश्वरम में, चेन्नई में, या कहाँ किया था? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पे हम आ जाएंगे। ये रहा आपके सामने 55, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? सबसे अधिक लंबी सीमा किसकी है? पाकिस्तान की है, म्यांमार की है, बांग्लादेश की है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही हैं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ठीक है, जो बांग्लादेश की सीमा है सबसे लंबी है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? याद रखिएगा, कर्क रेखा जाती है ना इंडिया के मैप में, मैंने आपको ईवीएस की क्लास में करवाया भी था। तो जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित ये पूछा है, तो इसका देख लेते हैं, भोपाल, आइजोल, रांची। तो इसका राइट आंसर होगा आइजोल। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र काली नदी का है, पोनानी का है, पेरियार का है, या एक से अधिक आंसर सही होंगे या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पोनानी। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र इसी नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? देखिए किसके अनुसार पूछा है, हमेशा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, आंसर पे फिर जाना है। थार्नवेट की योजना के अनुसार, ठीक है, पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2 प्रकार की है, C1 है, या A प्रकार की है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा C2 प्रकार की जलवायु है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? एक क्वेश्चन तो आपका ये भी बन गया, जो आपका मोटा अनाज होता है उसको हम क्या कहते हैं? चमत्कारिक अनाज भी कहते हैं और भविष्य की फसल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। ये सूखी सहिष्णु फसल है, या कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, या पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सूखी सहिष्णु फसल है, ठीक है, जो मोटा अनाज होती है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। भारत का जो कुल भूमि क्षेत्र है उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना % है ये पूछा है। 30% है, 27% है, 40% है, या एक से अधिक आंसर सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 30% है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं? जो आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं वो किस प्रकार के हैं ये आपसे पूछा है। नवीकरणीय है, जैविक है, गैर नवीकरणीय है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा गैर नवीकरणीय। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन है। चलिए मैं आपको इसको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 था ना, सॉरी 61 क्वेश्चन नंबर ये है। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? रिन्यूएबल होगा, बायोलॉजिकल होगा, नॉन रिन्यूएबल होगा। ये होगा आपका नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, गैर नवीकरणीय। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपके सामने, चंद्रयान से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया था? सिंपल सा आप कहेंगे ये श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 पे हम चलेंगे। ये आपके सामने महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछा गया है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी थे, या MG रानाडे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या एक से अधिक आंसर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनके राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? चंपारण आने के लिए, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। SN सिन्हा ने, राजकुमार शुक्ला ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजकुमार शुक्ला ने। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये जो समझौते हैं ना फ्रेंड्स, इनको आप याद कर लीजिएगा। और कुछ आंदोलन हुए थे, जैसे नमक सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, कांग्रेस अधिवेशन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लखनऊ समझौता है। तो देखिए इसका हम देख लेते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1916 में, यानी कि 1916 में जो लखनऊ समझौता है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन, इसी के जस्ट नीचे आ गया। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था,
असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? देखिए, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर ये जो सन आते हैं ना, कोई आंदोलन है या कोई समझौता है, वो कब हुआ था, तो उसमें जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वो कंटिन्यूसली एक सीरीज़ में दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे 1921, 22, 23 इन्होंने कंटिन्यूसली लाइन में लगा दिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से याद करके जाना है। तो जो असहयोग आंदोलन है वो आपका निलंबित हुआ था 1922 में, 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1784 की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, या विलियम जोन्स ने किया था, या फिर एक से अधिक, या एक उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका विलियम जोन्स, ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो आरंभ था वो विलियम जोन्स ने किया था। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने जस्ट आपको बोला था ये जो अधिवेशन है कांग्रेस अधिवेशन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको दिख ही गया है। तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके RN मुधोलकर। नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, RN मुधोलकर। अब मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें ना तो इन्हीं क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्म में भी आप लर्न कर सकते हैं। अलग से आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ इतना होगा कि आपके सामने ऑप्शंस नहीं होंगे। अब इसी क्वेश्चन को आप वन लाइनर बनाना चाहें तो ये डायरेक्टली बन गया। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, जैसे आप ये मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, आप इसे देखिए एंड सेम टाइम इन्हीं क्वेश्चंस को आप वन लाइनर में नोट करते हुए चलिए। आप लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। देखिए आप दूसरों के नोट से पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें हमारे दिमाग में उतने अच्छे से नहीं बैठती हैं, बट अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और साथ में लिख भी रहे हैं, देन आपको वो चीज़ जो है दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। एक बार रिवाइज करने पर आपको इजीली याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? पटना में की थी, भागलपुर में की थी, चंपारण में की थी, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये की थी फ्रेंड्स भागलपुर में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? वो सेनापति कौन थे? जनरल हैवर्ड थे, सर कॉलिन कैंपबेल थे, सर ह्यू रोस थे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रक्त पुट्टिकाणु मदद करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इंग्लिश में ही टर्म्स को समझ पाते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं किस चीज़ में? मैन्युफैक्चर ऑफ RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स के मैन्युफैक्चर में, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में, जो रक्त का आपका थक्का बन जाता है उसमें, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल के मैन्युफैक्चर में। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लड क्लॉटिंग में। जो आपकी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ना, वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, बट कुछ टाइम बाद वो ब्लड आपको बंद हो जाता है और रक्त का थक्का वहाँ पर जम जाता है। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो इसीलिए यहाँ पर हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एक बार हम हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये मदद करते हैं किस चीज़ में? रक्त के स्कंदन में, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, ये आपका केमिस्ट्री से बेसिकली क्वेश्चन पूछा है। जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो उसका मुख्य स्रोत क्या होता है ये पूछा है। फल होता है, विंटर ग्रीन का ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही होंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स होता है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? कैसे आप किसी पेड़ की एज की गणना करेंगे, ये आपसे पूछा है। शाखाओं की संख्या की गणना करके, यानी कि उसमें जो ब्रांचेज हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस को काउंट करके, या फिर जमीन के 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप, या फिर पेड़ की ऊंचाई की माप को देख करके, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए आपको क्या सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। इसी तरीके से हम किसी भी पेड़ की उम्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है? चक्रीय होती है, विस्तृत होती है, रैखिक होती है? चलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन। क्रोमोसोम्स में जो जीन होते हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? स्पाइरल मैनर में होते हैं, स्पाइरल होते हैं, या डिफ्यूज्ड मैनर में होते हैं, या लीनियर मैनर में होते हैं? किस तरह के मैनर में होते हैं, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीनियर मैनर में होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स में हमारे जीन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? रैखिक होते हैं, लीनियर होते हैं। चलिए हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं। यस, यहाँ पर आपको दिख रहा है रैखिक, यही होता है आपका लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, अनुलिपिकरण यानी कि जो रिप्लिकेशन होता है उसका समापन ट्रिक होता है। क्या होता है? UAA होता है, UAU होता है, UGC होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछा है। ठीक है, उसमें आपने रिप्लिकेशन पढ़ा हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर UAA हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ये रहा, केंचुए से रिलेटेड है। और पता है फ्रेंड्स, मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इनका एनालिसिस किया तो मैंने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके CTET, EVS और CTET की साइंस से पूछे गए हैं। अब वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो BPSC TRE का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपका बनता है NCERT बुक से, NCERT और SCERT। और आप जानते ही हैं CTET में भी आपकी NCERT से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। साइंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, साइंस EVS वगैरह। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने NCERT, SCERT पढ़ी है ना, तो अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो उनमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। GS में जैसे 2-3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के दिख जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको साइंस के मिल जाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स का मुझे लगता है कि एक इंक्लूसिव रूप होता है GS। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, अभी देखिए अर्थवॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अर्थवॉर्म यानी कि जो केंचुआ होता है। तो अगर आप साइंस देखेंगे, 8th तक की साइंस भी अगर आपने करी है तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं? कितने होते हैं बताइए? तो उसमें होते हैं 8। ठीक है, अर्थवॉर्म की बात हो रही है। और ये फसल के लिए अच्छे होते हैं, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि फसल को ये पोली बनाते हैं, उपजाऊ बनती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? किसको? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन्वर्टेज करता है, माल्टेज करता है, या जाइमेज करता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जाइमेज एंजाइम। ठीक है, जाइमेज एंजाइम क्या करता है? जो ग्लूकोज होता है उसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को किस लिए प्रयोग में लाते हैं? प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि डायोड से रिलेटेड है, ये रहा। द डायोड इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, अ रेक्टिफायर, या ऑसिलेटर। ये आपसे पूछा है, तो ये होगा रेक्टिफायर के रूप में। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया है, तो हम चलेंगे 47 पे।
ये रहा राइट साइड में। अब ये आपसे पूछ लिया है G20 से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है G20 का अगला शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? बताइए किस देश में होने वाला है? ब्राज़ील में, चीन में, जापान में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही होंगे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील में, याद रखिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल से, जवाहरलाल नेहरू से, B.R. अम्बेडकर यानी कि जो भीमराव अम्बेडकर हैं, संविधान आपको याद होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड, उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? बिहार का, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई बिहार में ही होना है, तो बिहार के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिले हैं। जैसे बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे, अभी एक पूछा भी था भागलपुर चंपारण से रिलेटेड है ना, तो बिहार का आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो बिहार का दल था वो कौन सा था जो कि सक्रिय था उस टाइम पर? सियाराम दल था, आज़ाद दस्ता था, आनंद दल था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सियाराम दल, ठीक है। ये वाला दल उस टाइम पे एक्टिव था, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? देखिए बिहार का पेपर है, इसीलिए मैंने बोला बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो बिहार का गांधी के रूप में यहाँ पर कौन जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खां, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है बिहार का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा, जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैक्सिको या यूरोपीय आयोग या स्पेन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा फ्रेंड्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? बताइए कौन सा बना है? फिनलैंड बना है, क्रोएशिया बना है, मोंटेनेग्रो बना है, कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड, ठीक है। हाल ही में जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 148वीं रैंक है, 156वीं या फिर 161वीं रैंक है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है जो होगा 161 यानी कि 161वीं रैंक दी गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार, ठीक है। सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आपके सामने, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? देखिए इजी क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपसे पूछी है, 93 मिलियन मील है, 103 मिलियन मील या 83 मिलियन मील है, कितनी है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 मिलियन मील है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, अभी आपने ऊपर भी देखा था। इसरो है, चंद्रयान, इन सभी से। तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भाग पर उतरा? किस भाग पर उतरा बताइए? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, केंद्रीय ध्रुव पर, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव पर। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो जो रिक्टर स्केल होता है वो भूकंप को मापने में काम आता है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं, बाढ़ की तीव्रता नहीं, भूकंप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? देखिए कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है? जी नहीं। साक्षरता दर? नहीं।
वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पर हम पहुंचे हैं। ये रहा, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी सुहागपुर को कहते हैं, रानीगंज को कहते हैं, धनबाद को कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धनबाद। ठीक है, जो झारखंड में स्थित है। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। धनबाद को कहते हैं कोयला नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी पश्चिम बंगाल में है, असम में है, केरल में है, कहाँ है बताइए? तो जो साइलेंट घाटी है आपकी वो है केरल में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जुब्बा साहनी। जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? उनको क्या कहते थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो बताइए जुब्बा साहनी ये बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे? मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से, पटना से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर से। ठीक है, ये यहाँ से थे जो जुब्बा साहनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। एनर्जी का पारंपरिक स्रोत नहीं है। कोयला नहीं है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नहीं है जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, या पवन एनर्जी नहीं है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, ये इंग्लिश में आप देखिए, इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी फ्रेंड्स कि पेपर बाइलिंगुअल है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते और कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते, तो दोनों के लिए ही ईजी हो जाता है समझना। तो क्वेश्चन नंबर 63 पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की हेल्प की थी? अफगान ने, ईरानियों ने, मुगल ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अफगान ने। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ईरानी, मुगल इन्होंने नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? कब की बात हो रही है? 1863 की। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ये होंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से भी पुकारते थे? वो कौन थे? MG रानाडे, जी के गोखले, GH देशमुख, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा GH देशमुख। ठीक है, ये एक समाज सुधारक थे और इनको लोक हितवादी के नाम से भी लोग जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में करी गई थी? सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी। ठीक है, कहाँ की थी ये भी पूछा जाता है। अलीगढ़ में की थी, और कब की गई थी ये आपसे यहाँ पूछा है। 1870 में, 1880 में, 1890 में, कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कुछ भी सही नहीं दिया है। ठीक है, ई ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पर हम चलेंगे। ये रहा, हिंदू मेला किसने संगठित किया? हिंदू मेला राज नारायण बोस ने, नवगोपाल मित्र ने, अरबिंदो घोष ने, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवगोपाल मित्र ने। नवगोपाल मित्र आपको कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? 1859 में, 1861 में, या 1863 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? याद रखिएगा, गदर पार्टी फ्रांस में, जर्मनी में,
या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? किसकी बात हो रही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह किस लिए होता है? इसका रीज़न आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, यानी कि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। दूसरा है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित कर देता है, या फिर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो होगा अधिकतर प्रकाश जो होता है वो बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित कर देता है। ठीक है, इसका रीज़न यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसका नहीं बदलता है? कौन सा जो ऐसा कैरेक्टर है जो उसका चेंज नहीं होगा? उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, या आयाम, या वेग, क्या उसका गुण नहीं बदलेगा? एज इट इज़ वही रहेगा। वो आपकी फ्रीक्वेंसी ही होती है फ्रेंड्स, आवृत्ति होती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपसे यहाँ पर पूछी है, तो वो होती है फ्रेंड्स c/137, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टी के पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा यानी कि वाट प्रति वर्ग मीटर में वह कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो ये आपका सॉल्व करके निकलेगा, वो होगा E/81। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर देता है, ऐसा कौन सा एसिड है वो पूछा है आपसे। तो CH3COOH है, या C6H8O7 है, या फिर CH3CH2COOH है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा C6H8O7। ठीक है, यही एक ऐसा एसिड जो कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 था, ये रहा। ऊपर इंग्लिश में दिया है और नीचे हिंदी में दिया है। ठीक है, आप कैसे भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग बोलते हैं कि ये PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंसर तो दिए नहीं है, फिर आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप वीडियो देखिए, एंड आंसर्स भी आपको पता चलते रहेंगे, एंड 1 लाइनर फॉर्म में आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था, और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो बताइए वो लेखक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुकांत भट्टाचार्य थे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं, राहुल मल्होत्रा हैं, या योगेश कपूर हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विमल पटेल। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी? कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी ये आपसे पूछा है। अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके सही हैं, सो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अजाली असौमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? किस देश के राष्ट्रपति हैं वो देश आपको बताना है यहाँ पर। कांगो गणराज्य के, गैबन के, कोमोरोस के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोमोरोस के। ठीक है, वो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं। हिंदी दिवस है, मानव अधिकार दिवस है, ब्रेल लिपि दिवस है, ये भी आपसे पूछा था एक बार। अच्छा, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ सॉल्व करने के, तो क्योंकि मैंने भी आपको ये क्वेश्चन ना एक बार करवाया हुआ था, अभी मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइएगा। 4 जनवरी को, 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, या फिर 7 जनवरी को। कमेंट करके ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा कि ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, और ये आपसे पूछा भी हुआ है बीपीएससी टीआरई में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष। 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो संस्थापक थे फ्रेंड्स मोहन सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? ताना भगत आंदोलन, दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स दलित आंदोलन से। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में, याद रखिएगा ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका बिहार में। बिहार का ही पेपर है तो बिहार से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसका आंसर भी आपका बिहार है। यहाँ पर क्या होता है ना, रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटका में, गुजरात में, उत्तराखंड में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स की कितनी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखते हैं कितनी पाई जाती हैं। 81,000 प्रजाति जीवों की एंड 47,000 प्रजाति वनस्पति की, या 70,000 प्रजाति जीवों की और 50,000 प्रजाति वनस्पति की, या फिर 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 वनस्पति की, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 81,000 स्पीसीज़ आपकी जीवों की होती हैं और 47,000 स्पीसीज़ आपकी वनस्पति की हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में दिया है, हम हिंदी वाला देखेंगे। ये रहा, खनिज से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? चट्टान के भी स्तर होते हैं ना, अवसादी चट्टान, रूपांतरित, तो उसी से रिलेटेड है कि खनिज निम्न में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है, स्टोर होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जो आपका खनिज है
वो अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल, बहुत इजी क्वेश्चन है। दलहन, ज्वार, बाजरा, क्या होगा? ये होगा दलहन। जो मटर हैं आपके, पी है, वो भी एक फलीदार फसल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारे से, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुंबई और नागपुर हैं, मुंबई और कोलकाता हैं, सिलचर और पोरबंदर हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सिलचर और पोरबंदर। ये दोनों आपके पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं, किस चीज़ से बनती हैं? पवन से, भूमिगत जल से, बर्फ से, किस चीज़ से बनती हैं? बेसिकली यही आपसे पूछा है। या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो ये बनती हैं फ्रेंड्स भूमिगत जल से। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? देखिए, इसमें भी एक दिवस आपसे पूछ लिया है और यहाँ पर आपको डेट दे दी है, मंथ दे दिया है। इस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं ये पूछा है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओजोन दिवस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है, इसका आंसर होगा विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखेंगे, ये दिवस आपसे बहुत पूछे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आर.सी. मजूमदार के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर वी.डी. सावरकर द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी बताइए? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह। ये घटना सबसे पहले हुई थी आपकी। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? इनका जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का, पागलपंथी का, नील का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उसमें उल्लेख किया गया है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के समय, या होम रूल आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 का आपसे पूछा है। चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 में जो आयोजित हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष वहाँ पर चुने गए थे चित्तरंजन दास। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में किसानों की अगुवाई असहयोग आंदोलन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी विद्यानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने, जोनाथन डंकन ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है जो है डेविड हेयर। ठीक है, तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी किसने? डेविड हेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? ये किसने कहा था? डफरिन ने कहा था, मिंटो ने कहा था, कर्जन ने कहा था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा कर्जन। ये कहा था कर्जन ने। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने तो कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है फ्रेंड्स जीएस वाले पोर्शन में, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में, और ये आपको सभी में हेल्प करेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये इक्वली हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने आज की इस वीडियो से कितने क्वेश्चन सही करे। आज भी ये आपकी वीडियो 6 इवनिंग में आई है और कल से डेली इसी टाइम पर कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी क्लासेस आएंगी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड हर एक अपडेट भी आपको इस चैनल से मिलती रहती है। सीटेट की भी मिलती है, हर शिक्षक भर्ती की मिलती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे अदर, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड टीआरई 3 का एग्ज़ाम तो आपका बहुत नज़दीक है, आपको पता ही है, मार्च में। तो आप लोग आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।